प्रातः 6:30 बजे से। नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा और हर बार की तरह इस बार भी स्वराज सेहत में बेहद ही खास विषय के साथ हम हैं और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष दास शर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका सर आने के लिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल आपसे कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी आखिर क्या है? कैंसर का इलाज डिपार्टमेंट से नहीं होता है, उसमें यूजुअली 3 साइंसेस लगते हैं एटलीस्ट, जो कोर साइंसेस होते हैं। एक होती है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जो सर्जरी करती है। कुछ सॉलिड ट्यूमर होते हैं, ज़्यादातर जो सॉलिड ट्यूमर होते हैं जो भी गांठ बनती है, उसको पहले ऑपरेट करना होता है या फिर रेडिएशन कीमो के बाद ऑपरेट होता है, वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। एक होती है कीमोथेरेपी, जो कि बीमारी को बाकी बॉडी में फैलने से रोकने के लिए हेल्प करती है। तीसरी होती है रेडिएशन थेरेपी, जो बीमारी को लोकली कंट्रोल करती है। जैसे अगर ऑपरेशन हो रखा है तो उस जगह पे बीमारी वापस ना आए, उसके लिए हम इसको लैंग्वेज में सिकाई बोलते हैं। तो वी डू दैट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्यूमर या तो इतने बड़े होते हैं कि उनका ऑपरेशन नहीं होता, या फिर ऐसी जगहों पे होते हैं जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। उन केसेस में वी डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ सर्जरी। सर्जरी के ऑप्शन से हम सर्जरी करके उनको निकाल सकते हैं। उन केसेस में हम रेडिएशन से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली रेडिएशन का रोल ऐसा होता है टोटल कैंसर के मैनेजमेंट में। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, जैसे लाइट है वैसा, बट ज़्यादा एनर्जी वाली होती है, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। उनसे उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेनिट्रेशन पावर मतलब जैसे है, लाइट अभी एक बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, कपड़ा ले लीजिए या दीवार ले लीजिए, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी बढ़, उसके में क्षमता आ जाती है कि वो चीज़ों को भेद सकती है। उसका फायदा हम लेते हैं। तो जैसे हम बॉडी की किसी में ट्यूमर है, उसको रेडिएशन के बीम्स उसके ऊपर डालते हैं, वो बॉडी की सारी सतहों को क्रॉस करके वहां तक पहुंच तक। उसके बाद ट्यूमर के अंदर वो ऐसे इफेक्ट्स लाता है डीएनए डैमेज के, जिसकी वजह से ट्यूमर के सेल्स को बहुत ज्यादा होता है। ट्यूमर के सेल्स रिकवर नहीं हो पाते उस नुकसान से, और धीरे धीरे ट्यूमर के सेल उसी नुकसान की वजह से मर जाते हैं और गायब होते हैं। तो रेडिएशन का मोटा मोटा ये थ्योरी है कि हाउ इट वर्क्स। बाकी हमारा साइंस जो होता है उसको कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ है कि अभी ट्यूमर इतना सेपरेटेड नहीं होता है बॉडी में किसी ऑर्गन के डीप में रहता है, बॉडी के ब्रेन के अंदर हो, छाती के अंदर हो, कहीं भी। अभी रेडिएशन को वहां तक फोकस करना, जैसे समझिए पेट के अंदर ट्यूमर है तो उस पर रेडिएशन को फोकस करना और उसके आसपास में जो भी नॉर्मल टिश्यू हैं उनसे बचाना रेडिएशन को, ओके, उन सब प्रभाव पड़े और ट्यूमर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन डिपॉजिट हो पाए। ये होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का कोर जॉब, जो कि हम प्लानिंग रेडिएशन प्लान में करते हैं। हमारी हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं, एमआरटी, आईजीआरटी, एसआरटी, एसबीआरटी, इन सब के मदद से हम उसको कर सकते हैं कि हाँ ट्यूमर को हमको रेडिएशन पहुंचाना है और आसपास के जो नॉर्मल टिश्यू हैं उनको हमको मीनवाइल सेव करना है। तो बेसिकली रेडिएशन ऐसे होता है। तो चलिए इसी के साथ अगला सवाल मेरा आपसे कि आखिर कैंसर के कौन कौन से स्टेज हो सकते हैं और इसकी जरूरत कब है? कैंसर के यूजुअली 4 स्टेज होते हैं। मेजॉरिटी कैंसर जो होते हैं स्टेज 1, 2, 3, 4 के एंड में आता है कि डिजीज जो है केवल नहीं होती है, ओके। और जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है उसकी कैंसर की घातक क्षमता बढ़ती जाती है, स्प्रेड बढ़ता जाता है, उसी के हिसाब से स्टेज होते हैं। तो स्टेज 1 अर्लीस्ट होता है। यूजुअली सॉलिड ट्यूमर्स में स्टेज 1 में रेयरली कैंसर का उपयोग होता है,
रेडिएशन का उपयोग होता है। उसमें हम सर्जरी करके बीमारी को अगर निकाल सकते हैं और उसमें सर्जरी के बाद कोई अगर हाई रिस्क फीचर नहीं होते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सर्जरी हो गई है, तो पहले स्टेज में वी कैन अवॉइड रेडिएशन हमको नहीं दे तो भी नुकसान होगा कि बीमारी वापस आने के रिस्क उतने ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन जैसे बीमारी स्टेज 2 पे पहुंचती है उसके बाद आपको ऑपरेशन अच्छी ढंग से होने के बावजूद उसको हाई रिस्क माना जाता है, और उन केसेस में हमको ऑपरेशन से बीमारी निकालने के बाद भी रेडिएशन देना होता है ताकि वहाँ पे बीमारी वापस चांसेस हैं उसको कम किया जा सकता है। उसके बाद स्टेज 3 आ जाता है, ऑब्वियसली उसमें भी रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। स्टेज 4 होते हैं, स्टेज 4 के भाग होते हैं, एक अर्ली स्टेज 4, लेट स्टेज 4। अर्ली स्टेज 4 फिर भी क्योरेबल होता है, उसको भी आप ऑपरेट करके निकाल सकते हैं, उसमें भी रेडिएशन की जरूरत। कई बार होता है कि आप बीमारी को ऑपरेट करके नहीं निकाल सकते हैं, वो चाहे स्टेज 1 का बीमारी हो, भले बीमारी बिल्कुल छोटी, बट ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऑपरेट नहीं हो सकता है, उन केसेस में हम डायरेक्टली रेडिएशन से उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा स्टेज 4 जो होते हैं जो क्योरेबल नहीं होते हैं, जिनको मेटास्टैटिक डिजीज बोलते हैं या फिर फैली हुई बीमारी बोलते हैं, उन केसेस में सर्जरी का कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है अनलेस पेशेंट को सिम्टम्स हो, ओके, पैलिएटिव सर्जरी जैसी होती है। उन केसेस में हम रेडिएशन को यूज करते हैं या तो बीमारी को सिकोड़ने के, या फिर दर्द या फिर ब्लीडिंग या दूसरे जो प्रॉब्लम्स है पेशेंट को उनसे उनको निजात दिलाने के लिए। तो स्टेज 4 जो एंड स्टेज होता है उसमें भी रेडिएशन होता है। तो बेसिकली रेडिएशन 10 से 20% कैंसर हैं, स्टेजेस हैं, उनमें रेडिएशन की जरूरत नहीं, बट अदरवाइज 70 to 80% ऑफ कैंसर में रेडिएशन की जरूरत पड़ती ही है। डॉक्टर आशुतोष, अगला सवाल मेरा आपसे कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी आखिर कितना असर पड़ता है बीमारी में, अगर देखा जाए तो कैसे इस पर प्रभाव पड़ते हैं? क्योर रेट जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं करती है, क्योर रेट जो है इनिशियल स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। दैट इज द बिगेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ सर्वाइवल। और अपना क्योर रेट का जो होता है वो शुरुआत दरों में हो जाता है। अगर आपकी बीमारी अर्ली स्टेज की है तो चांसेस है कि आपका क्योर रेट बहुत अच्छा होगा, जो भी उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान करेगा। अगर आपकी बीमारी लेट स्टेजेस में है, क्योर रेट के चांसेस कम हो जाते हैं, बीमारी वापस आने के या फिर बीमारी न मिटने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। एक स्टेज ऐसा एंड स्टेज होता है, स्टेज 4B जैसा, उन केसेस में क्योर की संभावना होती ही नहीं है। उनको हम शुरू से डिक्लेयर करते हैं कि नहीं है, क्योंकि बीमारी जो काफी फैल चुकी है। तो रेडिएशन से, अगर क्योरेबल डिजीज है, रेडिएशन उसको हेल्प करती है, ऐसा नहीं कि इनक्योरेबल को क्योरेबल बनाती है। मेरे ख्याल से यही आपके सवाल का जवाब है। डॉक्टर आशुतोष, अगला सवाल मेरा आपसे कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का टाइप या जेंडर की बात की जाए तो कैसा असर इस पर होता है? क्या इसके लिए इलाज संभव है? रेडिएशन, इवन कीमो, सर्जरी, ये सब बहुत पावरफुल है, ओके। तो जो बॉडी टाइप वेरिएशन होते हैं या फिर जेंडर वेरिएशन होते हैं, मॉलिक्यूलर वेरिएशन होते हैं, उतने ज्यादा इसको रोकते नहीं है कि आप अगर रेडिएशन दे रहे हैं तो सामने वाले में जितने भी डिफरेंसेस होंगे इट विल वर्क मोर एट लेस, 19-20 जैसा ही डिफरेंस होगा। तो अगर होता है, ऐसा नहीं है कि किसी टाइप में काम किया किसी टाइप में काम नहीं किया, यूजुअली नहीं होता है वैसा। बॉडी टाइप भले एग्रेसिवनेस जो है ट्यूमर डिसाइड करती है कि कोई बॉडी टाइप में किसी टाइप में ट्यूमर आ गया वो एग्रेसिव ज्यादा होगा, उन केसेस में मे बी कीमो, रेडिएशन, इवन सर्जरी भी काम न करे, बट रेडिएशन यूनिफॉर्मली काम करता है। उसी बेसिस पे हम उसको यूज करते हैं कि वी नो हाउ इट वर्क्स और कंसिस्टेंटली इट वर्क्स। अब अगला सवाल मेरा आपसे कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी से इलाज का कितना खर्च आता है? कैंसर थेरेपी आजकल देखिए पूरा का पूरा हेल्थ केयर ही एक्सपेंसिव। कैंसर थेरेपी इज ऑन द हायर साइड ऑफ एक्सपेंसेस, ऐसे इजीली नहीं होता है। और जैसे हम अगर किसी को क्यूरेटिव रेडिएशन है तो वो एक पूरा पैकेज होता है कि 1.5 महीने की रेडिएशन लगती है उसको, तो दैट कॉस्ट अराउंड 1,80,000 to 2 लाख जैसा। के अलावा हमारे यहाँ स्कीम्स भी अवेलेबल हैं, जैसे आयुष्मान हो गया है या फिर बाकी स्कीम्स होती हैं, TPA होती हैं, इंश्योरेंस होती हैं।
उड़ीसा की BSKY स्कीम है, अलग अलग राज्यों की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। हम उनको पूरी सहूलियत देते हैं कि कोई पेशेंट अगर अफोर्डेबल नहीं है और वो अगर स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है तो वी नेवर टर्न बैक ए पेशेंट। उसको ऐसा नहीं होता कि उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज उसके पास नहीं है। वी ट्राई टू गिव रेडिएशन विद द स्कीम्स ऑल्सो। तो उससे बेसिकली पेशेंट का जो खर्चा है ऑलमोस्ट नील हो जाता है। रेडिएशन का जो पैकेज अमाउंट आपको पेशेंट के हाथ से नहीं लगेगा। और सेम विथ कीमोथेरेपी एंड सर्जरी ऑल्सो। तो सर्जरी कीमोथेरेपी भी वी ट्राई टू गिव कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसको हम स्कीम में कर लें, अदरवाइज रेडिएशन का ये खर्चा होता है। और कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आपको एंड स्टेज में बताया कि पहले रेडिएशन होता है, वो थोड़े छोटे रेडिएशन होते हैं, उनको 1.5 महीने तक नहीं देते हैं हम, उनमें उतना समय वेस्ट नहीं करना होता है, तो उनको शॉर्ट कोर्स में देते हैं रेडिएशन या 5 रेडिएशन जैसा। उसमें उसके पैकेजेस कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट हाफ हो जाते हैं या हाफ से भी कम हो जाते हैं। तो 50-60 हज़ार 70 हज़ार में हो जाते हैं, ऐसा है। कुछ बहुत फोकस्ड रेडिएशन होता है, जैसे SRS SRT स्टीरियोटैक्टिक होते हैं, जो बहुत ही प्रेसाइज रेडिएशन होता है। वो हम पूरा का पूरा रेडिएशन 1, 2 या 3 फ्रैक्शन में देते हैं, जैसे खास करके ब्रेन में हो गया या फिर बीमारी ब्रेन में स्प्रेड हो गई है, ऐसे केसेस में उसका पैकेज फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, अराउंड 2 लाख जैसा, 1 या 2 या 3 फ्रैक्शन का टोटल का। तो दिस इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। साथ ही अगला सवाल मेरा डॉक्टर आशुतोष की आखिर रेडिएशन टेक्नोलॉजी को लेकर NHMMI हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। यहाँ ये छत्तीसगढ़ का एक होलिस्टिक कैंसर सेंटर, होलिस्टिक मतलब जहाँ पे आपके कैंसर, जैसे आपको बताया मैंने कि सर एक डॉक्टर नहीं ट्रीट कर सकता है, पूरी टीम चाहिए होती है। तो वी हैव द कंप्लीट टीम, सर्जिकल होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट, DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं, गायनी ऑन्कोलॉजी हैं, पेन पैलिएटिव के लिए डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, हेल्थ सपोर्ट के लिए डॉक्टर्स हैं, पैथोलॉजी है, ये सब है। तो उस हिसाब से इट्स अ कंप्लीट सेंटर कि आपको ऑलमोस्ट सारा ट्रीटमेंट यहीं पे हो जाएगा। कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट सेवा में भी हो सकता है, जो भी आयुष्मान ये सब हो जाता है अगर कोई अफोर्ड नहीं कर रहा है तो। बाकी रही मॉडर्न टेक्निकल साइंस, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ की, तो एडवांस OT है यहाँ पे, कीमोथेरेपी की अवेलेबल है। रेडिएशन की लेटेस्ट मशीन है, ट्रूवियम की वेरिएंट की ट्रूवियम मशीन होती है। उसके साथ ब्रेकीथेरेपी होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चेदानी के कैंसर के ट्रीटमेंट का। तो बच्चेदानी के कैंसर का ट्रीटमेंट बिना ब्रेकीथेरेपी के नहीं हो सकता, उसमें ब्रेकीथेरेपी लगती ही लगती है, जो कि एक अलग से मशीन होती है रेडिएशन की। तो वो हमारे यहाँ अवेलेबल है, ओके, जो बहुत कम जगहों में अवेलेबल है, इवन छत्तीसगढ़ और ओडिशा। और मशीन जो है अपनी जो एक्सटर्नल RT की मशीन जो होती है, जो मेजॉरिटी ऑफ रेडिएशन का काम करती है, दैट इज द लेटेस्ट मशीन, टॉप ऑफ द एंड, वो अवेलेबल है। सो वी आर वेल इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ एनी टाइप ऑफ कैंसर। अगला सवाल मेरा आपसे कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से कैंसर में सबसे अधिक रिजल्ट आज के दौर में देखा जा रहा है? फिर से देखिए, कैंसर बहुत वास्ट है, so many types of cancer, maybe more than 100-200 types, ओके। स्टेज वाइज 4 हो गए, उसके बाद साइट वाइज हो गए, साइट में हिस्टोलॉजी होती है, ये कॉम्बिनेशन डालेंगे तो इट विल गो अराउंड 300-400। तो उसको एक लाइन में या एक पैराग्राफ में बता पाना, रिजल्ट विल बी वेरी डिफिकल्ट और वो सब नहीं होगा। बट अर्ली, मोटा मोटा ये बोल सकते हैं कि अर्ली स्टेजेस जो होते हैं क्यूरेबल होते हैं। जैसे स्टेज 1 अगर है, और बात करें कि जो मेजर टाइप ऑफ कैंसर जो हमारे पास आते हैं, जैसे मुंह गले का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, बच्चेदानी का कैंसर हो गया, ये तीनों मेजॉरिटी ऑफ आर इसी से बनते हैं, ये 3 टाइप के कैंसर से। तो इनमें ऐसा होता है कि अर्ली स्टेज में आता है तो देयर आर चांसेस की 90% तक चांस है कि आपको ट्रीटमेंट के बाद बीमारी कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी। जैसे स्टेज बढ़ता है वो 90% सक्सेस रेट थोड़ा कम आ जाता है, फिर स्टेज 3 में और थोड़ा कम आ जाता है,
स्टेज 4 में और कम हो जाता है, और जब एंड स्टेज हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट क्योर का रेट हम टेक्निकली 0 लेते हैं उसको। तो अर्ली स्टेज में अगर बीमारी को पकड़ते हैं, जो कि स्क्रीनिंग से, रेगुलरली ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने से हो सकता है, तो फिर कैंसर अगर होता है दैट कैन बी टेकन केयर इन 90% ऑफ द केसेस। 90% लोगों में कैंसर का कंप्लीट इलाज हो जाएगा अगर आप उसको पहले स्टेज में पकड़ेंगे। लेकिन आप उसको अगर नेग्लेक्ट करेंगे, लेट होगा, तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा वो सक्सेस रेट जो आप पूछ रहे हैं ना कि कितना % चांस होता है बचने का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, 90 से 70, 50, 30 ऐसा। अगला सवाल मेरा आपसे कि कितना समय लगता है इस पद्धति से इलाज करना, और ये क्या कारीगर है? जिसमें मुंह के यूजुअली रेडिएशन जो है वो हम लंबे दौर तक देते हैं, एक साथ एक पेशेंट को पूरा रेडिएशन किया जा सकता है ना कि कीमो। और जैसे सर्जरी एक दिन में हो जाती है, कीमो रेडिएशन एक दिन में यूजुअली नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है पेशेंट के लिए। बड़े डोजेस में देते हैं रेडिएशन, यूजुअली 6 हफ्ते के दौरान में देते हैं। डेली पेशेंट को थोड़ा थोड़ा करके रेडिएशन दिया जाता है ताकि 6 हफ्ते में उसको जितने रिक्वायर्ड है ना वो डिपॉजिट की जा सके। ये साइड इफेक्ट को कम करने के लिए होता है। सेम कीमो भी ऐसे ही चलती है, साइकिल्स में चलती है, 3-3 हफ्ते में या हफ्ते में। तो लेंगे तो यूजुअली 6-7 हफ्ते का रेडिएशन का ड्यूरेशन होता है। डेली आपको रेडिएशन लेना होता है, एक्सेप्ट सैटरडे संडे को गैप रखते हैं अगेन साइड इफेक्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली एक्चुअल रेडिएशन जो होता है वो 2 से 5 मिनट का ही होता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यूजुअली। तो प्रतिदिन आपको 2 से 5 मिनट जैसे देने होंगे रेडिएशन के लिए, और 6-7 डिपेंडिंग ऑन योर स्टेज, और वो होता है। इन केस ऑफ पैलिएटिव रेडिएशन जैसे एंड स्टेज डिजीज में देते हैं, उन केसेस में हम ट्राई करते हैं पेशेंट को जितना जल्दी रेडिएशन खत्म कर सके, 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, तो उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कम हो जाता है। अगला सवाल मेरा आपसे कि इस पद्धति से इलाज कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बाकी बीमारियों जैसे साइड इफेक्ट हल्के नहीं होते हैं, देयर आर सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स। वो आप सर्जरी ले लीजिए तो सर्जरी भी काफ़ी डिफॉर्मिंग होती है, आजकल रिकंस्ट्रक्शन ठीक हो जाता है, बट काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है। कीमो के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं और रेडिएशन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो रेडिएशन इटसेल्फ इज वेरी, वो बहुत घातक होता है, इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। हम उसको यूज़ कर रहे हैं ट्यूमर को मारने के लिए, पर क्योंकि ट्यूमर तक के लिए आपको बाकी शरीर को भी अफेक्ट करना पड़ता है। उन केसेस में रेडिएशन के डैमेजेस होते हैं। जैसे मुंह के कैंसर की बात करें तो मुंह के कैंसर के ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में ट्यूमर को मिटाने के चक्कर में आसपास में मुंह में छाले हो सकते हैं, स्किन में कलर चेंजेस हो सकते हैं। ब्रेस्ट में रेडिएशन दे तो ब्रेस्ट में थोड़ी सी फॉर्मनेस हो सकती है, स्किन चेंजेस हो सकते हैं। पेट में अगर रेडिएशन दें तो हल्के फुल्के लूज मोशन, दस्त हो सकते हैं, स्किन के चेंजेस हमेशा आते हैं। तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं उनके, जो कि हम जब भी कोई पेशेंट आता है वो उसका किस साइड का है उसके डिपेंडेंट उसको जो जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हम रेडिएशन देने से पहले या कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले, कीमो या फिर रेडिएशन सर्जरी, उसको समझाते हैं कि आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये तकलीफें हो सकती हैं। और जब वो पेशेंट सब कुछ समझ जाता है उसके बाद रेडिएशन चालू करते हैं। तो डॉक्टर आशुतोष, अगला सवाल मेरा आपसे है कि सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए इलाज के दौरान जो एक मरीज को बरतनी चाहिए? पहले तो डॉक्टर ने जो जो बोला है उसकी सलाह मानिए, है ना, क्योंकि हम सब कुछ समझाते हैं कि आपको किन किन चीज़ों से बचना है, क्या आपको परहेज रखना है रेडिएशन के ड्यूरेशन में। तो यूजुअली यही है कि सारी जगह पे स्किन पे इफेक्ट आते हैं रेडिएशन के, तो स्किन का केयर करना होता है, जैसे टाइट कपड़े ना पहने हैं, नहाते वक्त लूफा वगैरह या फिर ज़्यादा घिसे नहीं, अगर मुंह में रेडिएशन लग रहा है तो शेविंग वगैरह करते हैं, ये स्किन केयर हो जाता है। बाकी साइड पे डिपेंडेंट होता है, मुंह के ट्यूमर वालों को अलग प्रिकॉशंस लेने होते हैं, पेट अलग लेना होता है, छाती वालों को अलग होता है, इट्स वास्ट है। तो जनरलाइज्ड अगर बोलें तो हाइड्रेटेड रहना, पानी
ज़्यादा पीना है। न्यूट्रिशन अपना बरकरार रखना है कि जैसे वेट लॉस ना हो, हाई प्रोटीन डाइट हो, हाई कैलोरी डाइट हो। स्किन का केयर रखना है, एक्टिविटी रखनी है कि बीमारी ठीक हो जाएगी और जो भी एडवाइस ट्रीटमेंट है उसको कंप्लीट किया जाए। मेजॉरिटी और तम्बाकू से बचें, ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट से बाद में तम्बाकू से बचा जाए। मेरे ख्याल से यही जनरल गाइडलाइंस हैं टू कंप्लीट द ट्रीटमेंट सक्सेस। तो डॉक्टर आशुतोष दास जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और उम्मीद है कि जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें उन सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे इस कार्यक्रम को देखने के बाद। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।